नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। संसद में हो रहा गतिरोध देश की संसदीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। हम सब ने पिछली बार यानी बजट सत्र में देखा कि कैसे अवरोधों के बीच संसद की कार्रवाई बुरी तरह से प्रभावित हुई। अब बारी है मानसून सत्र की। 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार के पास कामकाज का काफी लंबा चौड़ा एजेंडा है। पिछला सत्र अवरोधों के नाते बेहद निराशाजनक रहा था, लेकिन इस बार नई उम्मीदें जगी हैं। संसद भवन परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद उम्मीद बनी है कि मानसून सत्र में इस बार ठीक ठाक कामकाज हो सकेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में कामकाज को लेकर मोटी मोटी सहमति बन गई है। राज्यसभा और लोकसभा के फ्लोर नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से रचनात्मक सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि सदन में अहम राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बेहतर चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के पास भी अपने अपने एजेंडे हैं। आज विशेष में बात होगी संसद के मानसून सत्र की, सरकार और विपक्ष की तैयारियों की और इस सत्र की अहमियत की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो संसद का ये सत्र 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार ने विपक्ष से 3 तलाक समेत कई अटके हुए बिलों को पास कराने के लिए सहयोग की उम्मीद की है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, बलात्कार के दोषियों को सख्त सजा के प्रावधान वाले विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग भी मांगा है। आइए देखते हैं मानसून सत्र के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश हो सकते हैं या होने वाले हैं। संसद के मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की कोशिश में है। इनमें 3 तलाक विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड का प्रावधान वाला विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के दौरान अवरोध के चलते इनमें से कुछ विधेयक पेश नहीं हो पाए और कुछ पारित नहीं हो सके थे। मानसून सत्र के दौरान सरकार इन्हें पारित कराने की कोशिश करेगी। दरअसल मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध विधेयक लोकहित से जुड़े हैं और सरकार इन्हें पारित कराने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग चाहती है। 3 तलाक विधेयक सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। ये विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित है। सरकार का जोर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित विधेयक को पारित कराने पर भी है। इसके साथ ही सरकार के एजेंडे में मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक और ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा विधेयक भी है। कई जो बिल्स पेंडिंग हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और कुछ ऑर्डिनेंसेस हैं जिनको कन्वर्ट करना है बिल्स में, एक्ट्स में पास करने के लिए, वो लिए जाएंगे। 20-22 बिल्स तो लोकसभा में पेंडिंग है, 42 बिल्स राज्यसभा में पेंडिंग हैं, 16 नए बिल्स लेने हैं, 6 ऑर्डिनेंसेस हैं। तो लेजिस्लेटिव एजेंडा बहुत बड़ा है इस दफा। 18 सिटिंग्स हैं 18 जुलाई से लेके 10 अगस्त, तो इसमें बड़ा टाइट शेड्यूल है। अगर हम लंबित विधेयकों की बात करें तो संसद में इस वक्त 68 विधेयक लंबित हैं। इनमें से 25 को सरकार ने प्राथमिकता सूची में रखा है। मानसून सत्र के दौरान सरकार दोनों सदनों में पारित करने के लिए जिन विधेयकों को प्राथमिकता दे रही है उनमें से 15 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में लंबित हैं। वित्तीय कामकाज में 2018-19 की अनुपूरक अनुदान मांगे और 2015-16 की अतिरिक्त अनुदान की मांग भी मंजूरी के लिए सरकारी कामकाज में शामिल है। समय के हिसाब से कामकाज भारी भरकम है। ऐसे में सबकी निगाहें इस तरफ लगी हैं कि लंबित विधेयकों का भविष्य क्या होगा। इसमें इम्पोर्टेंट बिल्स जो हैं, ट्रिपल तलाक का बिल है जो पिछली दफा राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था, लोकसभा में तो पास हो गया था। ये कहा जा रहा था कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए, इस पे एक विचार नहीं हो पाया था। ये नेशनल कमीशन ऑन ओबीसीज का बिल है, उसको पास करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। मेडिकल कमीशन का बिल है, मोटर ट्रांसपोर्ट के इम्पोर्टेंट बिल ना, तो बड़े इम्पोर्टेंट बिल लेजिस्लेटिव एजेंडा है गवर्नमेंट के पास इस वक्त पास करने के लिए। मानसून सत्र के दौरान कुछ अध्यादेशों को भी विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए पेश किया जा सकता है। सदन में 24 दिनों के अंतराल पर कुल 18 बैठकें होंगी। इनमें 6 विधेयक अध्यादेशों की जगह लेंगे।
ये अध्यादेश हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018, आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018, उच्च न्यायालयों की वाणिज्यिक अदालतों और पीठों से संबंधित अध्यादेश 2018, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल संशोधन अध्यादेश 2018, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 और ऋण शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता संशोधन अध्यादेश 2018। 25 हैं जो कि पैसेज के लिए तैयार हैं और लिस्टेड हैं। 18 नए पेश किए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। राइट टू एजुकेशन पे है अमेंडमेंट लाने के लिए, ट्रांसजेंडर्स पे है, ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, बैंकिंग इंसॉल्वेंसी पे है, कई चीजें हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पे विधेयक हैं। वहीं इस दौरान कुछ नए विधेयक भी सरकार सदन में प्रस्तुत करना चाहती है। नए विधेयकों में शामिल हैं एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया संशोधन विधेयक 2018, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2018, एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2018, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज विधेयक 2018, बांध सुरक्षा विधेयक 2018 और ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन विधेयक 2018। सरकार की कोशिश है कि मॉनसून सत्र के दौरान संसद में संविधान की मूल भावना के अनुसार चर्चा और संवाद हो और सांसद जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी बात कहें। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और दूसरी तरफ विपक्षी दल भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष इस बार दांव लगा सकता है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने जहां विपक्षी दलों से 3 तलाक विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक के साथ ही बलात्कार के दोषियों को सख्त सजा देने के प्रावधान वाले विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग मांगा है, वहीं कांग्रेस की अगुवाई में सभी विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर तेलुगु देशम पार्टी द्वारा मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना है। इसके लिए टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने विभिन्न दलों को पत्र लिखकर अविश्वास प्रस्ताव पर उनसे समर्थन मांगा है। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अन्य विपक्षी दलों का साथ देने का फैसला किया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अन्य दलों के साथ मिलकर काम करेगी। ऑल पार्टी मीटिंग में गुलाम नबी आजाद जी के नेतृत्व में डिस्कस हुआ और उसमें सभी लोग थे और उन्होंने माना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी उन्होंने माना है। इसीलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हम मूव करने का एक विचार किए हैं। Also said about the EVM machines that we should go back to the original system. We should do away with this EVM system. The people have lost the confidence in EVM machines. And this is what we had decided yesterday also in all party meeting unanimously, that this is another area of great concern for the democracy to survive. संसद के मॉनसून सत्र के लिए रणनीति बनाने को लेकर विपक्षी दलों ने भी बैठक की। इसमें कांग्रेस के अलावा एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीएस, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, डीएमसी, डीएमके और आरजेडी के नेता शामिल थे। बैठक के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सभी विपक्षी दल दोनों सदनों के सुचारू संचालन के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष भीड़ द्वारा लोगों की हत्या, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का आरक्षण समेत उच्च शिक्षा के मुद्दे को उठाना चाहता है। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव होना है। विपक्ष की बैठक में राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए किसी नाम पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन विपक्ष साझा उम्मीदवार पर सहमत नजर आया। उन्होंने सर्वसम्मति से ये तय किया कि हम सदन चलना देखना चाहते हैं। पिछली दफा भी पूरा विपक्ष चाहता था कि लोकसभा भी चले, राज्यसभा भी चले, लेकिन ये पहली दफा हुआ कि सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले। इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में भी पार्टी नेताओं की बैठक हुई। इसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिन्हें पार्टी मॉनसून सत्र के दौरान उठा सकती है। मॉनसून सत्र 28 जुलाई यानी बुधवार से शुरू हो रहा है। इस दौरान विपक्ष कई मुद्दों को उठाने की तैयारी में है।
मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा कि मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पास कराया जाए। अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास बहुमत है। ऐसे में इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग मिलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संसद में इस बिल को पास कराने के लिए कांग्रेस पूरा सहयोग करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में कांग्रेस ने देश भर में 32 लाख लोगों से हस्ताक्षर कराए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने भी पिछले साल प्रधानमंत्री को इस मसले पर खत लिखा था। वहीं राहुल गांधी की चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी पर सवाल पूछा है। प्रकाश जावड़ेकर ने पूछा है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में चिट्ठी लिखवा सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। बिल्कुल साफ है कि जो महिला आरक्षण के बिल का बीजेपी ने तो समर्थन किया था, तो जिन्होंने विरोध किया उनके साथ आज कांग्रेस बैठी है। उनके साथ महागठबंधन कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक संसद में पिछले काफी लंबे वक्त से अटका हुआ है। इस बिल को राज्यसभा से साल 2010 में पास किया गया था, लेकिन इसे लोकसभा से मंजूरी मिलना बाकी है। महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाए तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए विरोधी दल एकजुटता प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। फिर वो चाहे कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे केंद्र सरकार के लिए ये मॉनसून सत्र काफी अहम रहने वाला है। ये सत्र न सिर्फ विधायी कामकाज के लिहाज से बल्कि सरकार की नीतियों और योजनाओं के भविष्य के लिए भी काफी अहम होगा। आइए देखते हैं ये सत्र सरकार के लिए किन किन मायनों में अहम है। सभापति जी, संसद का पिछला सत्र यानी बजट सत्र 2018 6 अप्रैल 2018 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये सत्र 29 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था, जिसका पहला चरण 9 फरवरी 2018 को स्थगित हुआ। बजट सत्र का दूसरा चरण 5 मार्च को शुरू हुआ, जो 6 अप्रैल को स्थगित किया गया। बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा में 7 और राज्यसभा की 8 बैठकें हुई। सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा और राज्यसभा की 22 बैठकें हुई। समूचे बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 30 बैठकें हुई। हालांकि दूसरे चरण में कामकाज का काफी नुकसान हुआ। विपक्ष के अवरोध के चलते दूसरे चरण के दौरान लोकसभा में करीब 4% और राज्यसभा में करीब 8% ही कामकाज हो पाया, जबकि पहले चरण में लोकसभा में करीब 134% और राज्यसभा में करीब 96% कामकाज हुआ। इस तरह अगर दोनों चरणों की बात करें तो संपूर्ण बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 23% और राज्यसभा में 28% कामकाज हुआ। मौजूदा सत्र में कामकाज के इसी प्रतिशत को बढ़ाने की चुनौती होगी। हालांकि सत्र की कार्रवाई सरकार और विपक्ष दोनों के आपसी सहयोग से चलती है और सरकार इस बार सर्वदलीय बैठक के बाद सदन के सुचारू रूप से चलने को लेकर आश्वस्त भी है। लेकिन पिछले सत्र और विपक्ष के तेवर को देखते हुए सरकार के लिए ये आसान नहीं होगा। उसका असर तो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा, लोगों में निराशा है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इतने बड़े देश में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की और सेशन आफ्टर सेशन शोरगुल में गुल हो जाए तो इम्पैक्ट तो उसका है ही। सदन के बाहर अगर इस सत्र की अहमियत की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल के अब करीब 10 महीने ही बचे हैं। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार समय से पहले भी आम चुनाव की सिफारिश कर सकती है। ऐसे में तमाम योजनाओं के लिए प्रस्तावित और लंबित विधेयकों को पेश या पारित कराने के लिए ये सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों की सरकारों का कार्यकाल भी जनवरी 2019 के आसपास खत्म हो रहा है। मौजूदा सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के पक्ष में रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम जैसे राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ ही कराए जाने के कयास भी लग रहे हैं। पहला, जैसे मैंने अभी कहा कि पिछला सेशन कंप्लीट वॉश आउट हो गया था, कोई बिजनेस ही नहीं हो पा रहा और जितना पेंडिंग बिजनेस है उसको क्लियर करना है। दूसरा, 1 साल से भी कम टाइम रह गया है अब अगले इलेक्शंस का होने का। बड़ी स्टेट्स में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शन होने हैं, वो इश्यूज गरमाएंगे इसमें।
वैसे कई राज्य ऐसे भी हैं जिनका कार्यकाल 2019 में ही खत्म हो रहा है। इनमें हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्य हैं। एक साथ चुनाव कराने की अपनी सोच के साथ अगर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता है तो इन राज्यों में भी समय से पहले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही कराने की सिफारिश हो सकती है। इसके अलावा सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल 25 विधेयकों समेत कई अहम बिलों को पारित कराना सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बार के मॉनसून सत्र के दौरान उच्च सदन के भीतर एक अनूठी पहल देखने को मिलेगी। इस दौरान सदन के सदस्य संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में किसी में भी बोल सकेंगे, किसी में भी अपना वक्तव्य दे सकेंगे। आइए देखते हैं ये क्या पहल है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की पहल पर इस बार मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा के सदस्य सदन में अपनी बात मातृभाषा में रख सकेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के भाषांतरण की सुविधा अब राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान उपलब्ध रहेगी। दरअसल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बनने के बाद से ही एम वेंकैया नायडू मातृभाषा में सांसदों को अपनी राय रखने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने इस बात का वादा भी किया था कि वो भारतीय भाषाओं में भाषांतरण की सुविधा भी सदन में उपलब्ध करवाएंगे। 11 मार्च 2018 को राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में भी बोलते हुए सभापति ने संकेत दिया था कि वो सांसदों को मातृभाषा में बोलने का मौका देने की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। अपने किए वादे को पूरा करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने 10 जुलाई को भाषांतरण करने वालों को प्रमाण पत्र दिए। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में अब 5 और भाषाओं का एक ही समय में साथ-साथ अनुवाद की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रमाण पत्र दिए जाने के मौके पर सभापति ने कहा कि संसद में सांसदों के मातृभाषा के प्रयोग से बहस के दौरान भारतीय विविधता देखने को मिलेगी। I hope that with this facility, the debates will become linguistically rich and diverse. Use of new phrases and idioms from different languages will embellish the debates. Members will not feel inhibited in passionately expressing their views. हालांकि राज्यसभा में 22 भारतीय भाषाओं के लिए लंबी चौड़ी व्यवस्था बनाना सहज काम नहीं था। इसके लिए राज्यसभा सचिवालय ने महासचिव देश दीपक वर्मा के निर्देशन में ये सुनिश्चित करवाया कि सदन की कार्यवाही के दौरान भाषांतरण की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए सिविल सोसाइटीज के लोगों की भी मदद ली गई। And I'm very happy that today this day has come when with the efforts of everybody we have reached a stage where we can say that any language 24 hours notice and we are able to provide interpretation. इस फैसले से सदस्यों के बीच भाषाई विविधता को बढ़ाने के साथ ही ज्ञान के विस्तार में भी मदद मिलेगी। इससे पहले राज्यसभा में 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में अनुवादक की व्यवस्था मौजूद थी। 5 भाषाओं में लोकसभा के अनुवादकों को नियुक्त किया गया, जबकि 5 की व्यवस्था राज्यसभा ने कर ली है ताकि सांसद अपनी भाषा में बिना किसी रुकावट के अपनी बात रख सकें। इससे भाषाई विविधता के साथ साथ एकता भी अलग रंग में दिखेगी। महत्व तो इसी बात से है कि चाहे वो अब ये जो 5 भाषाएं जोड़ी हैं, कश्मीरी है, डोगरी है, संथाली है, सिंधी है, कोंकणी है, ये जो 5 भाषाएं हैं, कोई तो लोग इनको शायद नाम से भी नहीं जानता होगा जी। तो अब जब ये बात आई है तो जाहिर तौर पे पूरे देश के अंदर इन भाषाओं के प्रति भी जागरूकता और जानकारी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक भारत एक देश का जो हमारा मोटो है वो उससे बहुत निखर कर आता है। संसद में इस तरह की व्यवस्था लागू होने से भावनाओं और विचारों को बगैर किसी अवरोध के जाहिर करने का मौका सभी सांसदों को समान रूप से मिलेगा। सभापति की इस पहल से अलग अलग राज्यों के सांसदों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मॉनसून सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव से भी संबंधित होता है। दरअसल राज्यसभा के निवर्तमान उपसभापति पीजे कुरियन का कार्यकाल 1 जुलाई को समाप्त हो चुका है। उनकी जगह पर नए उपसभापति की चयन प्रक्रिया संसद के मॉनसून सत्र के बीच में ही होनी है। आइए जानते हैं उपसभापति के चयन की प्रक्रिया क्या है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य का चुनाव कर उपसभापति चुनते हैं। नियम के अनुसार उपसभापति का निर्वाचन उस तारीख को होता है जो सदन के सभापति यानी उपराष्ट्रपति तय कर दें। इसके बाद राज्यसभा के महासचिव की ओर से उच्च सदन के प्रत्येक सदस्य को चुनाव की तारीख की लिखित सूचना दी जानी अनिवार्य होती है कि डेट तय की जाएगी
माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, चेयरमैन जो हैं वो डेट तय करेंगे किस दिन इसका इलेक्शन होगा। जिस दिन इलेक्शन होना है उसके एक दिन पहले तक नोटिसेस दिए जा सकते हैं। कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर के नाम को प्रपोज कर सकता है और एक तीसरे मेंबर से उसको सेकंड करवाना पड़ेगा। तो जिसका नाम देना है फिर उसकी रजामंदी भी लेनी पड़ेगी। तो एक नोटिस में एक प्रपोज करे, एक सेकंड करे, जिसका नाम हो उसकी रजामंदी हो। ऐसे नोटिसेस जब आएंगे तो जिस दिन के लिए वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में आएंगे उसमें उनको डिस्कशन के लिए मूव किया जाएगा बारी बारी से। जो नोटिस सबसे पहले है उसको पहले मोशन मूव करवाया जाएगा। मोशन मूव होगा उसको सेकंड करेंगे जिन्होंने सेकंड किया है। ज़्यादा इसमें बहस का स्कोप नहीं होता है, ना किए जाती है। उसके बाद सेकंड थर्ड करके इस तरह मूव होंगे। पहला जब मूव होगा नोटिस तो उसके ऊपर वोटिंग होगी उसी वक्त। दूसरा नोटिस तभी लिया जा सकता है अगर पहला नोटिस मोशन जो है डिफीट हो जाए। अगर पहला मोशन सक्सीड हो गया, पास हो गया, तो बाकी के नोटिस को लेने की, मोशंस को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सक्सीड हो गया वो वाले ऑनरेबल मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड माने जाएंगे और उनको चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के घोषित कर देंगे कि ये डिप्टी चेयरमैन बन गए हैं। आमतौर पर राज्यसभा में सभापति की तरह उपसभापति के निर्वाचन में भी केंद्र में सत्ताधारी पार्टी की अहम भूमिका होती है। उपसभापति का चयन आमतौर पर राज्यसभा के 245 सदस्यों में से किया जाता है। इसमें जीत के लिए 122 सांसदों का मत जरूरी है, लेकिन वर्तमान में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है और न ही विपक्षी दलों के पास। अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार ही राज्यसभा के उपसभापति बनते आए हैं। सिर्फ एक बार ये पद विपक्षी दल के पास गया था। पिछले 41 सालों से कांग्रेस के पास उपसभापति का पद है और पिछले 66 सालों में से 58 सालों तक ये पद उसी के पास रहा। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि इस बार उपसभापति का पद उनकी पार्टी के पास जाए। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती और एक सामान्य बिल की तरह ही इसे एक मोशन के जरिए सदन से पारित करवाया जाता है। लेकिन अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देखना ना भूलें और वहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।